Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is 6th video in the series of literary terms and devices. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. फर्स्ट टर्म ऑफ टुडेज वीडियो इज इंटरल्यूड. इंटरल्यूड इज द लैटिन वर्ड विच मीन्स बिटवीन द प्ले. तो इसका मतलब होता है कि प्ले के बीच में या किसी चीज़ के बीच में. तो जनरली पास्ट में एशियन टाइम में तो इसको प्ले के बीच में ही इस वर्ड को कैरी किया जाता था. A term applied to a secular farce and witty dialogue with a religious or political point. तो जनरली ये इंटरव्यू होते हैं वो शॉर्ट प्ले होते हैं, छोटे प्ले होते हैं, और ये किसी न किसी बड़े प्ले या जो सीरियस प्ले होते हैं उसके बीच में आते हैं थोड़ा सा एंटरटेन करने के पर्पज़ से. और इसके जो डायलॉग्स होते हैं वो सेक्युलर फार्स एंड विटी डायलॉग होते हैं और उसमें कुछ रिलीजियस और पॉलिटिकल पॉइंट्स भी इन्वॉल्व होता है. इट इज़ बिलीव दैट दे वर ऑफन पुट बिटवीन द कोर्स ऑफ अ फीस्ट और बिटवीन द एक्ट्स ऑफ अ लॉन्गर प्ले. तो ऐसा कहा जाता है कि इंटरल्यूड को कभी कभी जैसे कोई दावत वगैरह हो तो वहाँ पे थोड़ा बहुत एंटरटेन के लिए रख दिया जाता था छोटा सा प्ले के तौर पे, या फिर कोई लंबी प्ले चल रही हो तो बीच में लोगों के मूड को चेंज करने के लिए इंटरल्यूड को प्रेजेंट किया जाता था. Motif, a conspicuous element such as a type of incident, device, reference or formula which occurs frequently in works of literature. Motif क्या है? एक conspicuous element है, एक distinct element है. सच एज अ टाइप ऑफ इंसिडेंट, जैसे इंसिडेंट हुआ, डिवाइस हुए, रेफरेंस हुए, फॉर्मूले हुए, ये सारे चीज़ें मोटिव होते हैं. और ये सब फ्रिक्वेंटली जो होते हैं ना लिटरेचर में वर्क करते रहते हैं. जैसे फॉकलोर में मोटिव चलता था कि द लूथली लेडी हु टर्न्स आउट टू बी अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस. तो ये फॉकलोर के मोटिव होते हैं, जनरली कॉमन है. और नॉर्मल रूप से देखा जाए तो ज़्यादातर जो फॉकलोर है ना इसमें इस तरह की आपको देखने को मोटिव मिलेगा कि कोई लूथली लेडी होती है जो कि खूबसूरत प्रिंस बन जाती है लेटर ऑन. नेक्स्ट टर्म इज थीम, a general concept or doctrine, whether implicit or asserted, which an imaginative work is designed to incorporate and make persuasive to the reader. तो थीम क्या है? कॉन्सेप्ट या डॉक्ट्राइन होता है जिसको जानबूझकर प्रेजेंट किया जाता है या ये इसमें स्पष्ट रूप से इस चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है. विच एन इमेजिनेटिव वर्क इज़ डिज़ाइंड. तो जब भी कोई लिटरेरी वर्क लिखे जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इमेजिनेशन शामिल होता है और उस इमेजिनेशन का जो निचोड़ होता है दैट इज़ लाइक थीम. और वो क्या करता है? कहीं ना कहीं रीडर को जोड़ता है. थीम क्या करता है? रीडर को उस वर्क से जोड़ता है और साथ ही परसुएसिव टू द रीडर, रीडर को मोटिवेट करता है टू कनेक्ट विद द थीम ऑफ दैट लिटरेरी वर्क. नेक्स्ट टर्म इज मिथ, एनी स्टोरी और प्लॉट वेदर ट्रू और इन्वेंटेड. तो मिथ क्या होता है? कोई स्टोरी होती है या कोई प्लॉट होता है जो ट्रू भी हो सकता है या उसको इन्वेंट भी किया जा सकता है, इमेजिन भी किया जा सकता है. अ सिस्टम ऑफ हेरिडिटरी स्टोरीज ऑफ एंशिएंट ओरिजिन विच वर once believed to be true by a particular cultural group and which serve to explain why the world is as it is and the things happen as they do. Related to superpower और supernatural beings. तो ये कोई प्लॉट या स्टोरी होती है जिसको इन्वेंट भी किया जा सकता है या ट्रू भी हो सकता है. और ये एशियन टाइम से हेरिडिटरी जो है ना स्टोरीज चली आती है. साथ ही ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये किसी पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप से जुड़ा होता है या उनके द्वारा ये एक सच्ची कहानी भी हो सकती है. विच सर्व टू एक्सप्लेन व्हाई द वर्ल्ड इज़. और उसमें क्या दिया जाता है कि वर्ल्ड जो है जैसा दिख रहा है वैसा क्यों है, या दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है. तो ये एक तरह से किसी कल्चरल ग्रुप का बिलीफ होता है कि व्हाई द वर्ल्ड लुक्स लाइक दिस और व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस वे और इन दैट वे. तो वर्ल्ड हुआ, गॉड हुआ, रिलीजन हुआ, ह्यूमन बीइंग की प्रेजेंस इन दिस वर्ल्ड, इससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज़ होती है हर कल्चरल ग्रुप में. तो वो सारे जो स्टोरीज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं मिथ के अंतर्गत आते हैं. रिलेटेड टू सुपर पावर और सुपर नेचुरल बींग्स. और मिथ जो होते हैं ना उसमें कहीं ना कहीं सुपर पावर मेंशन होता है या सुपर नेचुरल बींग के बारे में होता है. मीन्स मिथ में जो प्लॉट होती है, स्टोरी होती है, उसका जो प्रोटागोनिस्ट होता है, हीरो होता है ना, वो दैट्स लाइक सुपर पावर. उसके अंदर ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
पावर है जो कि आम लोगों में देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह की स्टोरीज़ को मिथ कहा जाता है। नेगेटिव कैपेबिलिटीज़, अ ब्यूटीफुल टर्म हेयर बाय जॉन किट्स, a writer's ability which Shakespeare possessed to enormously to accept uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reasoning. According to John Keats, who first used the term in 1817 later, तो निगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है उसको जॉन किट्स ने फर्स्ट टाइम में यूज़ किया था, कॉइन किया था 1817 में एक लेटर के थ्रू। और उसमें इन्होंने कहा था कि जो निगेटिव कैपेबिलिटी होती है वो राइटर्स की बहुत बड़ी एबिलिटी होती है और ये एबिलिटी शेक्सपियर में बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या होता है कि जो ऑथर या राइटर होते हैं वो अनसर्टेनिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, मिस्ट्रीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, डाउट्स को एक्सेप्ट करते हैं और अब उसके पीछे अपना जो माइंड है उसको नहीं यूज़ करते हैं। माइंड मीन्स लॉजिकल माइंड, जिसमें राइटर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को, अपने जो पर्सनल उसकी लॉजिकल रीजनेबल माइंड है उस चीज़ों को वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होने देता है। मीन्स जब भी कभी कोई ऑथर या राइटर कोई वर्क लिख रहा होता है तो वो सोचता है कि वो नेचुरली उसमें जो भी कैरेक्टर को डिपिक्ट कर रहा है वो नेचुरली प्रेजेंट हो, न कि उसमें वो अपनी जो मेंटल रीजनिंग एबिलिटी है उसको प्रेजेंट करे, जिससे उसकी नेचुरलिटी जो है वो फिनिश हो जाए। मीन्स हमें ये लॉजिक नहीं लगाना है कि अरे ये चीज़ ऐसे कैसे हो सकता है, कोई पत्थर इतना बड़ा पहाड़ कैसे उठा सकता है, या कोई एक साथ कई सारे गन्स क्यों यूज कर सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, हम जब उन चीज़ों को दूर रख देते हैं, मतलब अपनी लॉजिकल माइंड को दूर रख देते हैं, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को दूर रख देते हैं, तो वो निगेटिव कैपेबिलिटीज़ होता है। जस्ट लाइक कोई मूवी अगर हम लोग देख रहे हैं, कोई हॉरर टाइप की मूवी, और उसमें हम लगे लॉजिक लगाने, साइंटिफिक जो फैक्ट्स होते हैं उसका यूज़ करने लगे, तो फिर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। हमें क्या करना होता है कि हम अपने लॉजिकल माइंड को दूर रखें और उस मूवी को एंजॉय करें। तो इट्स मीन निगेटिव कैपेबिलिटी। जब बात शेक्सपियर की यहाँ पे आ गई है तो थोड़ा सा शेक्सपियर के रेफरेंस में इस टर्म को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे शेक्सपियर के अंदर ये जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। शेक्सपियर बहुत ही फेमस है, स्पेशली अपने वो प्लेस के लिए फेमस है जिसमें वो ट्रेजेडीज़ है, 4 ट्रेजेडीज़। तो जैसे मैकबेथ का ही उठाकर हम लोग ले लेते हैं कि मैकबेथ में क्या है कि 3 विचेज जो आती हैं और वो मैकबेथ को बताती है उसके फ्यूचर के बारे में कि अगर वो चाहे तो वो किंग बन सकता है। तो इज़ इट पॉसिबल इन रियल लाइफ? नहीं, पॉसिबल तो नहीं है ना। तो वहाँ पे शेक्सपियर ने जब मैकबेथ को के कैरेक्टर को डिपिक्ट किया तो उसने अपनी पर्सनल जो रीजनिंग है और फैक्ट्स है उसको उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं की। उसने मैकबेथ के कैरेक्टर को डिपिक्ट होने दिया फ्लोली, नेचुरली। नेक्स्ट टर्म इज नॉवेल, relatively long work of narrative fiction typically written in prose and published as a book। नॉवल क्या होता है? लॉन्ग वर्क होता है, नरेटिव वर्क होता है फिक्शन में, और ये प्रोज में लिखा जाता है, एक बुक के फॉर्म में पब्लिश होता है। इंक्लूड मार्वेलस और अनकॉमन इंसिडेंट्स, डिस्क्राइब्स इंटाइमेट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। और नॉवल में क्या, जो नॉवल की स्टोरीज होती हैं उसमें क्या शामिल होता है? मार्वेलस या अनकॉमन इंसिडेंट शामिल होता है, मतलब बहुत ही शानदार और जो नेचुरली इट्स नॉट लुक लॉजिकल, तो उस तरह की चीज़ें नॉवल में शामिल होते हैं। और साथ ही जो इंटाइमेट ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसको भी उसमें प्रेजेंट किया जाता है। इट्स मैग्नीट्यूड्स परमिट्स अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स, ग्रेटर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लॉट्स, एम्पलर डेवलपमेंट ऑफ मिलियू एंड मोर सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन ऑफ कैरेक्टर एंड मोटिव्स। इसमें क्या होता है नॉवल में कि मैग्नीट्यूड परमिट्स अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे होते हैं नॉवेल में, और साथ ही बहुत तरह की प्लॉट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, छोटे बड़े। एम्पलर डेवलपमेंट ऑफ मिलियू, जो एटमॉस्फेयर होता है नॉवेल में ना, उसका डेवलपमेंट भी बहुत ही ज़्यादा होता है, शानदार होता है। एंड मोर सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन ऑफ कैरेक्टर एंड मोटिव्स, अब जो कैरेक्टर होते हैं ना उनका बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल फॉर्म में उनको एक्सप्लोर किया जाता है, मतलब कैरेक्टर को एकदम से निचोड़ के रख दिया जाता है, और साथ में मोटिव्स के भी उनके। नेक्स्ट टर्म इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इट रिफर्स टू अ लिटरेरी डिस्क्रिप्शन दैट डिपिक्ट्स एन इमोशन एंड होपफुली इवोक्स दैट इमोशन इन द रीडर और व्यूअर एंड इज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और इवेंट्स विच सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट इमोशंस।
ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में क्या है, ये लिटरेरी डिस्क्रिप्शन है और वो इमोशन को डिपिक्ट करता है, और वही इमोशन जो है वो रीडर के अंदर या व्यूअर के अंदर इवोक करने की कोशिश की जाती है, उसको जागृत करने की कोशिश की जाती है, जगाने की कोशिश की जाती है। एंड इज़ अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और इवेंट्स विच सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट इमोशंस। और थिंग्स और इवेंट्स का एक ग्रुप होता है जो इमोशंस को सिस्टमेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। बस कुछ नहीं, इमोशंस को क्या करना होता है, डिपिक्ट करना होता है, और वो इमोशन जो है उसको अवेक करना होता है, जगाना होता है, और वो बहुत ही सिस्टमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है इमोशंस। नेक्स्ट टर्म इज ओड, अ लॉन्ग लिरिक पोएम दैट इज सीरियस इन सब्जेक्ट एंड ट्रीटमेंट, elevated in style and elaborate in its stanzic structure, praising or glorifying an event or individual. ओड क्या होता है? लिरिक पोएम होता है, बट ये लॉन्ग होता है। लिरिक पोएम शॉर्ट होता है और ये लॉन्ग होता है। सब्जेक्ट मैटर जो होता है इसका सीरियस होता है, ट्रीटमेंट भी सीरियस होता है। इसकी स्टाइल बहुत ही एलिवेटेड होती है, हाई होती है, डिग्निफाइड होती है, और ये जो इसका स्टेंजिक स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत ही डेवलप्ड होता है। ओड में किसी इवेंट या इंडिविजुअल को प्रेज और ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जाती है। जैसे ओड ऑन ग्रेसियन अर्न में जॉन किड्स ने उस अर्न को क्या किया, प्रेज किया, उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की। डिस्क्राइबिंग नेचर इंटेलेक्चुअली एज वेल एज इमोशनली, और साथ ही उसके जो भी नेचर होते हैं उसको डिस्क्राइब किया जाता है इंटेलेक्चुअल वे में भी और इमोशनल वे में भी। ओड के कुछ काइंड्स होते हैं, लेट्स सी। पिंडारिक और क्लासिक ओड्स हैज सेट्स ऑफ 3। तो फर्स्ट जो है पिंडार ने स्टार्ट किया था ओड को, और उसे क्लासिकल ओड भी कहा जाता है। इसमें 3 सेट्स होते हैं। मूविंग इन अ डांस रिदम टू द लेफ्ट, द कोरस चैंटेड द स्ट्रोफी। तो इसमें डांस रिदम होता है, लेफ्ट की तरफ मूव होती है रिदम जो होती है, और कोरस इसको चैंटेड करता था पिंडारिक के टाइम में जो ओड्स होते थे, और उस पार्ट को स्ट्रोफी कहा गया है, दैट इज वन पार्ट। मूविंग टू द राइट द एंटी स्ट्रोफी, और जब राइट में मूव किया जाता है, जो रिदम है राइट में मूव हो तो वो एंटी स्ट्रोफी होता है। देन स्टैंडिंग स्टिल द इपोड, और फिर उसके बाद इपोड नेक्स्ट पार्ट होता है, थर्ड पार्ट, जिसमें वो शांत बिल्कुल वहीं पे खड़ा रहता है। इन इंग्लिश ऑल द स्ट्रोफीज एंड एंटी स्ट्रोफीज रिटेन इन वन स्टेंजा पैटर्न एंड ऑल द इपोड्स इन अनदर। तो पिंडार या क्लासिकल ओड के जो 3 सेट्स होते हैं उसमें वन सेट इज स्ट्रोफी, अनदर इज एंटी स्ट्रोफी, एंड द लास्ट वन इज इपोड। वही इंग्लिश ओड्स में क्या होता है कि सभी जितने भी स्ट्रोफीज और एंटी स्ट्रोफीज वाले पार्ट होते हैं उसे एक स्टेंजा में लिखा जाता है और इपोड्स को दूसरे स्टेंजा में। नेक्स्ट टर्म इज होरेसियन ओड। होरेसियन इज अनदर काइंड ऑफ ओड, ओरिजिनली मॉडल ऑन द मैटर, टोन एंड फॉर्म। होरेसियन ओड जो है वो मैटर, टोन और फॉर्म में मॉडल होता है। इन कंट्रास्ट टू द पैशन, विजनरी, बोल्डनेस एंड फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ पिंडार्स ओड्स, मैनी होरेसियन ओड्स आर काम, मेडिटेटिव एंड कोलिक्वल। तो पिंडार के ओड में क्या होता है, पैशन होता है, विजन होता है, बोल्डनेस होता है, और फॉर्मल लैंग्वेज होते हैं। और ये सब जो पैशन, विजनरी, बोल्डनेस है, ये सब होरेसियन ओड्स में नहीं मिलते। होरेसियन ओड्स में क्या मिलेगा, वो बिल्कुल काम होता है, शांत होता है, मेडिटेटिव होता है, कोलिक्वल होता है, क्लियर, स्पष्ट। दे आर आल्सो यूजुअली होमोस्ट्रोफिक, दैट इज रिटन इन अ सिंगल रिपीटेड स्टेंजा फॉर्म एंड शॉर्टर देन द पिंडारिक ओड्स। इसमें उस तरह के स्टेंजा फॉर्म्स नहीं होते हैं, होमोस्ट्रोफिक होता है और एक ही रिपीटेड स्टेंजा फॉर्म में लिखा होता है। लेंथ भी इसकी शॉर्ट होती है पिंडारिक ओड से। नेक्स्ट इज इरेगुलर ओड, introduced by Abraham Cowley, who imitated the Pindaric style and meter but disregarded the recurrent stanzic pattern. In each strophe tried. Irregular ode क्या होता है, इसको अब्राहम कावले ने इंट्रोड्यूस किया था और पिंडारिक स्टाइल और मीटर को ही इन्होंने यूज़ किया, लेकिन इन्होंने जो रिकरेंट स्टेंजिक पैटर्न है, स्टेंजा का जो पैटर्न था, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफीज, इपोड, इन सबको इन्होंने फॉलो नहीं किया। स्टाइल और मीटर तो फॉलो किया, बट स्टेंजा का जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, उसको इन्होंने नहीं फॉलो किया। ही अलाउड ईच स्टेंजा टू स्टेब्लिश इट्स ओन पैटर्न ऑफ वेरिएबल लाइन लेंथ्स, नंबर ऑफ लाइन्स एंड राइम स्कीम। इन्होंने हर स्टेंजा को अलग अलग पैटर्न में रख दिया, अलग अलग लाइन लेंथ में, और जो नंबर ऑफ लाइन्स भी वो भी डिफर होते हैं, राइम स्कीम भी डिफर। तो कावले ने इरेगुलर ओड में पिंडारिक स्टाइल और मीटर को
फॉलो तो किया लेकिन स्ट्रेंजिक पैटर्न को नहीं। नेक्स्ट टर्म इज ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया में साउंड को डिनोट करने वाला ये फिगर ऑफ स्पीच है जो ओनोमोटोपोइया है। वर्ड्स आर पैसेजेस विच सीम टू कॉरस्पॉन्ड टू और टू स्ट्रांगली सजेस्ट what they denote in any way whatever in size, movement, tactile feel और force as well as sound। तो ओनोमोटोपोइया में क्या होता है, साइज, मूवमेंट, टेक्टाइल फील या फोर्स से रिलेटेड जो भी साउंड्स डिनोट होता है ना, वो चीज़ इस फिगर ऑफ स्पीच में यूज़ होता है। सिंपल लैंग्वेज में इसको देख लेते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स इवोक द एक्चुअल साउंड और इमिटेट्स द नेचुरल साउंड ऑफ द थिंग दे रिफर टू और डिस्क्राइब। तो ओनोमोटोपोइया में क्या होता है कि जो एक्चुअल साउंड होती है किसी चीज़ की वही रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे पत्तियों की सरसराहट है तो उसको उसकी एक्चुअल साउंड से रिप्रेजेंट किया जाता है या उसको उसी फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में इमिटेट करने की कोशिश की जाती है। इट क्रिएट्स अ साउंड इफेक्ट दैट मिमिक्स द थिंग डिस्क्राइब्ड। और जिस चीज़ को ये मिमिक करता है, कॉपी करता है, उसके साउंड इफेक्ट को ये प्रेजेंट करता है, मेकिंग द डिस्क्रिप्शन मोर एक्सप्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग। और इससे जो डिस्क्रिप्शन होता है ना वो बहुत ही इम्प्रेसिव और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो मतलब नेचुरल रूप में अगर किसी चीज़ की साउंड, जैसे पानी की साउंड, पानी गिरता है तो स्प्लैश, या पानी में कुछ डाल दो तो स्प्लैश की साउंड क्रिएट होती है, तो दैट स्प्लैश टर्म इज ओनोमोटोपोइया। हियर इज़ वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स सी। द गशिंग स्ट्रीम फ्लोज इन द फॉरेस्ट। जंगल में स्ट्रीम जो है, नदी है, झरना है, वो बह रहा है, तो उसके लिए जो साउंड यूज़ किया गया गशिंग। गशिंग इज ओनोमोटोपोइया हेयर विच इमिटेट और मिमिक्स द साउंड ऑफ स्ट्रीम इन इट्स नेचुरल फॉर्म। नेक्स्ट टर्म इज पैराडॉक्स। A statement which seems in its face to be logically contradictory or absurd, yet turns out to be interpretable in a way that makes good sense and resolved to reveal a deeper meaning. It is central device in 17th century metaphysical poet both in its religious and secular form. पैराडॉक्सल स्टेटमेंट में क्या होता है कि ये कंट्राडिक्ट होता है, अपोजिट होता है, इसमें विरोधाभास होता है या एब्सर्ड होता है, लेकिन फिर भी इसका इंटरप्रेट किया जा सकता है गुड सेंस में और रिजॉल्व टू रिवील अ डीपर मीनिंग, और साथ ही इसकी डीपर मीनिंग भी पॉइंट आउट किया जाता है। इट इज़ सेंटर डिवाइस, और ये 17th सेंचुरी के जो मेटाफिजिकल पोएट्री थी ना, उसकी ये सेंटर डिवाइस थी, दोनों ही फॉर्म में, रिलीजियस और सेक्युलर दोनों ही फॉर्म में। तो पैराडॉक्स इज नथिंग, जस्ट इट्स अ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट और एब्सर्ड स्टेटमेंट, और इट कैन बी इंटरप्रिटेबल, इट कैन बी एक्सप्लेन इन गुड सेंस एंड इट विद अ डीपर मीनिंग। और ये 17th सेंचुरी की मेटाफिजिकल पोएट्री का सेंट्रल डिवाइस भी है, दोनों ही सेक्युलर और रिलीजियस फॉर्म में। पैथेटिक फैलेसी, any representation of inanimate natural objects that ascribes to them human capabilities, sensations and emotions, a kind of personification, but personification gives any human attribute to an object. Example, the wind whispered through the trees. Pathetic fallacy is a kind of personification. Personification is a kind of figure of speech. तो personification जो है figure of speech है, कुछ इसी का तरह है पैथेटिक फॉलेसी भी। इसमें क्या होता है, पर्सनिफिकेशन की तरह नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में ह्यूमन कैपेबिलिटीज, सेंसेशंस और इमोशंस को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। बट पैथेटिक फॉलेसी और पर्सनिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पैथेटिक फॉलेसी का जो रेंज है ना वो लिमिटेड है, और पर्सनिफिकेशन का जो रेंज है वो वाइड है। मतलब पर्सनिफिकेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को, नॉन लिविंग थिंग को, नेचुरल ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को उसको पर्सनिफाई किया जाता है, उसके अंदर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, सेंसेशंस और इमोशंस को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक। लेकिन पैथेटिक फॉलेसी होती है, लिमिटेड होती है, इसमें सिर्फ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को ही ह्यूमन फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, और पर्सनिफिकेशन में एवरी ऑब्जेक्ट को उसमें जो ह्यूमन क्वालिटीज़ है उसको रिप्रेजेंट की जाती है। जस्ट हेयर सी द एग्जाम्पल, द विंड इज विस्पर्ड थ्रू द टीयर्स। विंड क्या कर रहा है, विस्पर्ड थ्रू द टीयर्स, सॉरी ट्रीज़ के माध्यम से विंड जो है विस्परिंग कर रहा है, मतलब वही हवा से पत्तियों की सरसराहट हो रही है। तो पर्सोनिफिकेशन और पैथेटिक फॉलेसी जो है एक ही कैटेगरी के हैं, बट डिफरेंस इज दैट पैथेटिक फॉलेसी लिमिटेड है और पर्सोनिफिकेशन का जो रेंज है वो वाइड है।
This is all about today's videos, and for some days I will stop this series because I have to start the previous series, that is previous year questions series. So please be happy, keep smile, and thanks for watching.